राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हमारे सामने डीआईजी जुगल किशोर जी। बात करेंगे जन सामान्य मंच के बारे में। पिछले दिनों ने जन सामान्य मंच का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी दिल्ली में इन्होंने किया था। जन सामान्य मंच की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार सर, आखिर जन सामान्य मंच की आवश्यकता क्या पड़ गई ऐसी? जब सामान्य लोगों के बारे में न सोच करके सत्ता और समाज सिर्फ विशेष लोगों का पिछलग्गू बन जाए और उन विशेष लोग जिनको विशिष्टता प्रदान की गई है समाज के द्वारा, वो कोई ऐसा कार्य करने लगे जिससे राष्ट्र, धर्म और समाज को खतरा पैदा हो जाए, तो फिर आवश्यक हो जाता है कि हम लोग सामान्य लोगों को अपनी बात रखने के लिए, उनके मुद्दों को समाज के सामने, सरकार के सामने रखने के लिए एक मंच बनाए। इसी पवित्रतम उद्देश्य से, जिसमें संपूर्ण समाज का सम्मान सन्निहित है, राष्ट्र और धर्म का सम्मान और सुरक्षा और गौरव निहित है, इसको लेकर के ये बनाया गया। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जन सामान्य मंच तो एक प्लेटफॉर्म है जी। जन सामान्य है कौन? जन माने होता है मनुष्य, हम सब लोग मनुष्य हैं। और सामान्य दो प्रकार के हैं। एक तो हमारे यहाँ सामान्य वर्ग नाम की कैटेगरी है जो सरकार ने बना रखी है। जी। सरकार ने एक नई प्रकार की वर्ण व्यवस्था की स्थापना की है। जैसा हमारा शास्त्रीय वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र करके था, सबके कर्तव्य निर्धारित थे। उस समय राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बना था। आज लेकिन सरकार ने जो वर्ण जो बनाए, सरकार की जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें अंग्रेजी में बोलोगे तो जनरल कैटेगरी बनाई, जी जी, ओबीसी बनाया, अदर बैकवर्ड क्लासेस बनाया, और एससी एसटी बनाया। और तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हुए, उनको जन्म लेते ही उनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के पाबंदियां और प्रावधान लागू हो जा रहे हैं, जबकि किसी व्यक्ति का कहाँ किस जाति में, धर्म में जन्म लेगा उसके बस में नहीं है। और जब उसके बस में नहीं है, और हमारा संविधान भी ये बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आप फिर ऐसे प्राविधान बना करके वर्ग विशेष को निशाने पर कैसे ले सकते हो जो उसके बस में ही नहीं था उस वर्ग में उसका जन्म लेना। और इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ जो विशेष जातियां इस वर्ग में आ रही हैं, वो, और फिर मैं कहूँगा कि सामान्य सिर्फ इतना नहीं, ये तो सामान्य वर्ग की बात हो गई। दूसरा जो सामान्य शब्द है हमारा, वो जनरल पीपुल के लिए है जी। वो विशिष्ट हो गए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, वो परंपरागत एक ही परिवार के या कुछ चुने हुए लोग हर पार्टियों से होते चले आ रहे हैं। जी। उस वर्ग के अन्य लोग को कोई मौका नहीं मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर राजनीतिक दलों को इतना प्रेम है वास्तव में, और अपने लोगों के प्रति जो पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़े हैं, 1919 से रिजर्वेशन आ रहा है, विभिन्न प्रकार का बना चला रहा आज़ादी के पहले से, और ये एक फेल योजना है जिसे बंद करना चाहिए। जो योजना इतने वर्षों तक चलने के बाद 100 साल से ऊपर हो गई, और उसके आधार पर कोई आदमी आज भी रोग आ रहा है कि साहब लगातार हमको पिछड़ा कर दो, हमको ये कर दो, हमको एससी में शामिल कर दो, जातियां लड़ रही हैं, ओबीसी कई, उनके लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। उन मुद्दों को लेकर के जिसमें एक आरक्षण है, आरक्षण की बजाय जो हमारा जन सामान्य मंच है संरक्षण की बात कर रहा है। संरक्षण आरक्षण से व्यापक शब्द है जी, जिसमें हर जरूरतमंद को, और ये शासन और सत्ता का ये दायित्व होता है कि जो भी नीडी पर्सन है उसे उसकी आवश्यकता के अनुरूप हम सपोर्ट करें। तो संरक्षण एक प्रकार का सपोर्ट है, जैसे गार्जियन अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, अपने आश्रितों को करता है। क्या ये संरक्षण सिर्फ सवर्ण कास्ट के लिए है या जन सामान्य के लिए है? सबके लिए। संरक्षण का तात्पर्य सभी के लिए, लेकिन आरक्षण किसी के लिए नहीं। हमारा विश्वास ये है कि हर व्यक्ति में अपने को विकसित करने की, ऊपर तक पहुंचने की योग्यता है। हम लोग बार बार आरक्षण के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो आरक्षण के तहत नहीं पढ़े थे, विदेश में जाकर के, यहाँ जाकर के आरक्षण जी नहीं। तो और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, संत रविदास जैसे हुए,
मीराबाई उनकी शिष्य बनी थी, तुलसीदास जी ने सजेस्ट किया कि भाई इतने बड़े संत महात्मा है काशी में आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था और जातिगत, जनगणना या जातिगत कहें जो भी कहें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि है एक ही। आज के समय में राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ जातिगत राजनीति की जा रही है, वास्तविक में वर्ण तो है ही नहीं। आप अब दूसरा सवाल आता है जन सामान्य मंच की। जन सामान्य की बात आप कर रहे हैं, सामान्य की संरक्षण के लिए आप बात कर रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपकी आवाज को जन सामान्य सुनेगा या सिर्फ सामान्य ही सुन पाएगा? नहीं, हमने दोनों बात बता दी ना। सामान्य का तात्पर्य एक तो यह है कि सामान्य कैटेगरी जनरल क्लास जी, दूसरा सामान्य सा तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति भारत में विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट नहीं, हमारे विधायक जी विशिष्ट हैं, सांसद जी विशिष्ट हैं, नेताजी बन गए वो विशिष्ट हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां चला रहे, अरबों खरबों का उनके खर्चे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं जी, उन्हीं की जाति के उन्हीं के वर्ग के लोग हैं जो आज भी बिल्कुल प्रताड़ना में जीवन जी रहे हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, वो भी हमारे लिए सामान्य है। इसलिए हम एक बहुत बड़े समाज को एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको एकजुट कर रहे हैं, और सौभाग्य से हमको सभी वर्गों का इस मामले में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सभी पीड़ित हैं और सभी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब क्रीमी लेयर SC/ST में भी लगनी चाहिए जो है जी, तो उससे वो जो क्लास बौखला गया उन्हीं का, पासवान बौखला गया कि अब ये नहीं होना चाहिए, जो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जो, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी जाति के नाम पर हम ही जाति का सारा हिस्सा खाते रहें, हमारे जो और लोग वंचित वो कहीं हमारे बराबर ना आ जाए, वो नहीं चाहते कि उनके बराबर कोई व्यक्ति है। अभी चुनाव का आने वाला समय में चुनाव बिहार में भी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला भी किया जातिगत के लिए। क्या ये बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा या आप आगे बढ़कर उसको रोकेंगे? नहीं, देखिए, सरकार को कौन रोक सकता है? सरकार के पास ताकत होती है, सरकार को संवाद करना चाहिए। पहले कोई चीजें ये करने के पहले चाहिए था कि सरकारों को इसके परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए था। इससे जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जातिगत कट्टरता बढ़ेगी, जातिगत भेदभाव बढ़ेंगे, नए नए गुट खड़े होंगे, गोलबंदी होगी और फिर इसमें आरक्षण की मांग होगी, जो क्योंकि और ये बड़ा कंट्राडिक्टरी और शर्म का भी विषय है। मुझे लगता है कि संसार में लोग क्या सोच रहे होंगे भारत के बारे में कि एक तरफ तो जनसंख्या का इतना बड़ा दबाव है कि उसके कारण हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और एक तरफ हम उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं का चाहते हैं कि वही लोग आकर के शासन सत्ता में है। अभी एक मुद्दा आया है बिहार से निकल के, अभी वो बड़ा मुझे लगता है कि वो निकलेगा भी, राजनीतिक मुद्दे हैं, जिनकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। क्या मतलब होता है इसका? ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। हाँ, नहीं, मतलब शुद्ध बेवकूफी है। जो मतलब अगर आपको राष्ट्र को और समाज को बचाना, गृह युद्ध से बचाना है, तो इस तरह की बेवकूफी और बदमाशियां, ये बदमाश है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। आप लूट ले जाएंगे उस व्यक्ति को जो अपनी मेहनत से और ये कमाई कर रहा है। हमारे यहाँ जैसे बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, शेष तो उद्योग करोड़ों लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे, तो करोड़ों लोग एक दिन इकट्ठा हों और वो कहें साहब अडानी और अंबानी, क्योंकि हम लोग भी उद्योगपति हैं और हमारी संख्या इतनी ज्यादा है और अडानी अंबानी के पास इतनी बड़ी संपत्ति, उसमें हिस्सा हमको दिया जाए। अरे अकर्म मंडलो, स्वयं अर्जित करो ना, स्वयं अर्जित करें। सही बात। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है ना कि प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर उसमें किसका दोष कहो। सही बात है। तो ये इस तरह की बेवकूफी की बात है और दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियां इन चीजों का समर्थन कर रही है। ये राजनीतिक पार्टियां वास्तव में इस राष्ट्र की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो आदमी आदमी से लड़ाना चाहती है। अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक ये प्रवृत्ति है। और दूसरा जातिगत जो जातियां हैं हमारी इतना कॉम्प्लिकेटेड कि इनको की पहचान करना, क्योंकि जनरल क्लास के पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और इतने प्रकार के सरनेम हमारे लोग, अभी आपने इटावा की घटना होगी जी, एक यादव जी अग्नोत्री बन के दो आधार कार्ड बना के और बाबू साहब बन करके और वहां नौटंकी कर रहे थे, और नौटंकी में जो होता है हो गई उनके साथ में, अब रोना गाई मची हुई है। आजकल आचार्य लगाना तो एक आम बात हो गई है। नहीं, वो व्यक्ति लिखा संस्कृताचार्य, इस तरह की कोई डिग्री नहीं होती है, कोई डिग्री मतलब तो इससे पता चलता है कितना बड़ा बेवकूफ है। और लोग उसके समर्थन में जुटाए, हाँ साहब किसी को भी कुछ करने का अधिकार है, मतलब ये तो अजीब बात हो गई। मतलब अब हम कहें कि साहब हमें डिग्री की जरूरत नहीं है और हम भी डॉक्टर बने के इंजेक्शन ले आए और आपको लगा दें, आप मर जाओ,
तो हर कोई भी कार्य आप करने चले हो, ये तो सबसे जिम्मेदारी का कार्य है, बैठ करके लोगों का मार्गदर्शन करना। लोग आपको सुनते हैं, श्रद्धा और विश्वास जिनके अंदर, वो कथाएं सुनना क्या चाहते हैं। इन सब का एक कारण मुख्य आरक्षण ही रहा? नहीं, एकमात्र आरक्षण कारण नहीं है, मुझे तो लगता है इन सबका कारण सत्ता लोलुपता है। जी। कुर्सी प्राप्त करने के लिए कोई भी पाप करने को हमारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। वो पाप धर्म के विरुद्ध कर रही हैं, वो पाप अपने परिवार के विरुद्ध कर रही हैं, समाज के विरुद्ध कर रही हैं, राष्ट्र के विरुद्ध कर रही हैं। आज के समय में धर्म ही तो राजनीति की ओर ही मुड़ गया पूरा। नहीं, धर्म राजनीति की ओर नहीं मुड़ा है। और जो धर्म का चोला पहन करके राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से इसकी पहचान है। और ऐसे लोगों को काली नेम कहा गया है। जो काली नेमी था, वो भी राम का भजन कर रहा था, काली नेमी जो है, और हनुमान जैसे ज्ञानी व्यक्ति को उसने भ्रम में डाल दिया था कुछ समय के लिए। तो इसी तरह से ये जो कालनेमी हैं, जो धर्म का चोला पहने हुए हैं और राजनीति की बात करते हैं, और दूषित और विखंडन करने वाली राजनीति का समर्थन भी अपने मंचों से करते हैं। और चूंकि इनको भोली भाली जनता लाखों की संख्या में सुनती है, तो राजनेता भी उनके दरबार में चले जाते हैं ये दिखाने के लिए। और जब राजनेता उनके दरबार में चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है हम राजनेताओं से पुरस्कृत हैं, कल हमें भी मौका मिलेगा। और पहुंच गए हैं भगवा वस्त्रधारी हमारे वहां पर। अरे बाबा, हमारे इन भगवा वस्त्रधारियों, मतलब भगवा का इतना बड़ा सम्मान है, उसके आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब फेल है ना भाई। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी के सामने कलाम साहब तो जमीन पर बैठते हैं ना। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठते हैं ना शंकराचार्य जी के सामने, जो है कितना बड़ा पद है हमारे इनका जो है। लेकिन ये बताया नहीं कि ये कालनेमी कलयुग में इस तरह के ये भगवा चोले से पहन कर, वो लोग तो शंकराचार्य पे भी सवाल उठा देते हैं। नहीं, तो कालनेमी है ना, तो कालनेमी तो किसी पे भी सवाल उठाएगा, क्योंकि वो राक्षस कुल का है। वो तो रावण का शुभ चिंतक है ना। लड़ाई आपकी उनसे भी है? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जनसामान्य मंच को मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन अधर्म से लड़ना हमारे जितने भी अवतार हैं, तो वो तो कहा है कि यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, मेरे परमात्मा को आना पड़े उसके पहले ये जीव जो है अपना प्रयास करेगा। और ऐसे सारे लोगों से, जो लाइक माइंड लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने, और जो हमारे वास्तव में धर्मगुरु हैं, जो हमारी परंपरा से प्राप्त हैं, उनके निर्देशों को माने। और ऐसे लोगों को समाज से निकाल बाहर किया जाए, जो अपना धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। करोड़ों अरबों की कोठियां हैं, मेकअप करके आते हैं कि जैसे किसी स्टेज में नौटंकी करने आए हो, जो है बड़े बड़े बाल रखा करके। और कोई इस तरह का ना भाषा में इस तरह का कोई लहजा है, ना इस तरह का ज्ञान है। अंट शंट दुनिया भर की बातें भोली भाली जनता को सिखाते हैं, फिर उसकी रील चलाते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं। जन सामान्य मंच के आगे समस्याएं बहुत सारी है, क्योंकि जन सामान्य लोगों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आबादी बड़ी है, क्षेत्र है, हर जगह पहुंचना, और कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाइयां भी आपको लड़नी पड़ेगी। तो कहां तक जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक और इसमें खड़े होंगे, लेकिन अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगत प्रत्यागत सभी कारणों का स्वागत। हम ईश्वर को साक्षी मान करके अपनी आत्मा के अंदर जो छिपा भाव है, जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, उसके तहत शुद्ध भाव से परिष्कृत करने के लिए समाज से और सरकार दोनों को जोड़ करके, दोनों के बीच में संवाद स्थापित करके एक प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना होगा, भगवान कृष्ण ने कहा है हमें प्रणाम की चिंता नहीं है, हमें कर्म करना है। तो जितनी सामर्थ्य है, जितनी चेतना परमात्मा ने जितनी श्वासें दी है, तो उसके तहत काम करेंगे। लोग जुड़ भी रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे, जितना हम कर पाएंगे गिलहरी प्रयास करेंगे। कालनेमी के अलावा अगर कलयुग में कहा जाए तो रावण भी है, और रावण सबसे बड़ा विरोध उत्पन्न करेगा आपको। नहीं, रावण के साथ बहुत सारे हैं। नहीं, तो हम लोग तो राम के अनुयायी है ना। तो राम के सामने रावण की क्या औकात है? उस रावण की भी औकात पता चल गई। केवल रावण नाम लिख लेने से कोई रावण बन जाए, उसके पहले कितना बड़ा वो तपस्वी था। और राम का एक तरह से राम की प्रतिष्ठा ही प्रभावित करना। ये रावण नाम तो कुछ भी नहीं है, उस आरक्षण के नाम पे है। उस रावण की पोल खुल रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो आ गया है सब कुछ जो है। वो किस तरह का रावण है, रावण ने तो और आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं वो भी, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। ऐसा है ना। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है, और ये हमारे उस समाज को समझना चाहिए, जो समाज अपने को जो समाज सामान्य वर्ग को अपना दुश्मन मानता है। उस समाज को ये समझना चाहिए कि इनके नेता, एक भी इनका जाति संगठन कभी भी अपने लोगों को शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, सभ्यता के लिए, अपराध से दूर करने के लिए, मदिरा, शराब, लड़ाई झगड़ा आदि से दूर रहने की बात नहीं करता।
ये सिर्फ उनके अंदर घृणा द्वेष बढ़ता है, झगड़े के लिए उकसाता है, अपनी रोटियां सेकता है, उनको जेल भेजता है, अपना नेता बन जाता है। ये बात समझना चाहिए। उसके इतर जो आज भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ ब्राह्मणों के भी संगठन है, क्षत्रियों के भी संगठन है, वैश्य समाज के भी हैं, कायस्थ समाज के भी चित्रगुप्त संस्था और सेनाएं बनी हुई हैं। वो मजे की बात है कि वो सिर्फ अपने कल्याण की, अपने हित की बात करते हैं और उनके समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, अगर कोई विशेष वर्ग खड़ा कर रहा है उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उनके एजेंडे में किसी को देश से बाहर कर देना नहीं है। जैसा ये चिल्लाते घूमते हैं कि साहब ब्राह्मण विदेशी है, क्षत्रिय विदेशी है, बनिया विदेशी है, और जो इस तरह के जेएनयू में जो नारे अभी भी लगे, कुछ समय पहले नारे भी लगे, दीवारों में भी लिखा गया, सर्वाधिक उनके निशाने पर ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण सनातन और हिंदू धर्म का शिखर है इस तरह से। और दूसरे में फिर वो क्षत्रिय अभी जो DS4 वाला लगा था कि बामन बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है DS4। तो ये उनका एक पूरे वर्ग को इस तरह से निशाने पे लेना, और दुर्भाग्य से सरकारें इनको बढ़ावा दे रही है। तो क्या अब आपको युवाओं से जुड़ना भी पड़ेगा? युवाओं कैसे जुड़ेंगे आप जनसामान्य मंच से? युवा इसमें जबरदस्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज युवा ही तो पीड़ित है। असल में सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। इस देश में भैया 40 से 45% की जो आयु वर्ग है, 40%, वो यहाँ पर जो है, नहीं, इस आयु वर्ग का 45%, 40% है, अच्छा, इसी आयु वर्ग का है, यानी वो युवा है, और सर्वाधिक मार उसको पड़ रही है सबसे ज्यादा इस बात की। और राजनीतिक पार्टियों ने उनको अपने अपने सगुफे एजेंडे छोड़ करके उनको भ्रमित कर रखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सबने IT सेल अपने बना रखे हैं। IT सेल का यही काम है कि आप कोई, अगर आपके खिलाफ कोई चीज जा रही है तो कोई नया नौटंकी आप कर दो, लोग उस नौटंकी में बढ़ जाएंगे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं ढेर से ऐसे उदाहरण बता कि कोई चीज अगर उनके अगेंस्ट चल रही है तो उन्होंने दूसरा कुछ ला दिया। और हर राजनीतिक पार्टियों के IT सेल है, उनके पेड लोग हैं और अनपेड ढेर सारे उनके फॉलोअर हैं, जो जाति के नाम पर। सत्ता पक्ष आपके खिलाफ भी जा सकती है? नहीं, काय को जाएगी, और जाए तो स्वागत है उसका भी। अगर उसे लगता है कि कोई गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं तो ये अधिकार है। ये गैर कानूनी तो है नहीं, लेकिन गैर राजनीतिक भी तो नहीं कह सकते। नहीं, तो राजनीति करने का अधिकार तो सबको है, मतलब यद्यपि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या जनसामान्य मंच राजनीति की तरफ जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कोई निश्चय नहीं है, लेकिन अगर इसमें आने वाले लोगों की इच्छा है कि हम राजनीति में पार्टिसिपेट करें तो ये उनका अधिकार, संविधान अधिकार देता है। वो अच्छे मुद्दों, उन्हें लगता है कि हमारे मुद्दे समाज स्वीकार कर रहा है, एक बड़ा फॉलोअर वर्ग हमारे साथ खड़ा हो रहा है, जो खड़ा हो भी रहा है संयोग से, तो बिल्कुल राजनीति में जाना चाहिए। जनसामान्य मंच उनको मंच ही देगी या वो मौका भी देगी? हम सब बिल्कुल अवसर देंगे। और वर्तमान राजनीतिक दल अगर इस तरह की बात लेकर के आते हैं तो जो भी अच्छा काम करेगा, हमारा सीधा सा है, जो भी अच्छा काम करेगा हम उनके प्रवक्ता बनेंगे। आप अच्छा काम करो तो आप ठगने का काम करोगे, आपके अंदर कुछ है तो हम लोगों के पास भी बड़ा भारी अनुभव है, हमें पता है कि आप बोल क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। यहीं पर शाहीन बाग का धरना चला सालों जो है, और वहीं पर नारे किस किस तरह के लगे, उस धरना को कौन हटा सकता था, कौन नहीं हटा सकता था, क्या था, सबको पता है ना सारी चीजें। सामान्य चीज लोगों को भले पता ना हो, सामान्य वर्ग को भी ये सारी चीजें पता हो। जिस तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है, नदियां हमारी लुप्त होती चली जा रही हैं, हम काहे का विकास, विनाश को हम विकास कर रहे हैं, कंक्रीट के जंगल हम खड़ा कर रहे हैं, गांव हमारे समाप्त होते चले जा रहे हैं, सभ्यता संस्कृति गांव में सुरक्षित रहती है, हम नए नए शहरों की घोषणा करते चले जा रहे हैं। अभी अभी यह घटना घटी, उत्तर प्रदेश की घटना है, एक तेंदुआ भट्टे में आ गया, एक मजदूर बेचारा उसने हाथों से बहादुरी से लड़ता गया। लेकिन ये स्थिति कैसी आई? आबादी के बीच में आ रहे, तो जंगल नहीं है, जमीन नहीं है, हमने इनक्रोच कर लिया। आज हाथी भी आकर के उत्पात मचाते हैं। भाई आप जब किसी के घर में भी आप चूहे को भी बिल से निकालोगे तो वो भी काटने का प्रयास करेगा। और हम लगातार अपना जो हमारा प्राकृतिक जीवन था, स्वाभाविक जीवन था, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक था, उसको छोड़ करके हम सबको शहर में शहर, आप गांव को क्यों नहीं आप समृद्ध कर रहे हो? आप और बहुत कम पैसे में गांव का आदमी संतोषी भी होता है, तो उसको इतने पैसे की भी जरूरत नहीं जितना शहर वाले को चाहिए। बहुत सी चीजें गांव में उत्पादन भी हो जाता है। तो आप गांव के व्यक्ति को जितनी जल्दी समृद्ध करके संतुष्ट कर सकते थे, आप जय जय कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब पहली बार आई तो ये बात आई थी कि साहब गाँव को गोद लेंगे, लोगों ने लिया भी, लेकिन अभी सब गोदई में है, इसके बाद खत्म हो गया। तो क्या नहीं किया जा सकता? क्या करने की इच्छा शक्ति हो। जो आरक्षण की वजह से हाशिए पे चले गए हैं, उनमें से अगर कोई युवा आपके पास आता है
तो क्या उनको आप सहयोग जन सामान्य मंच करेगी? नहीं, बिल्कुल हम करें। जैसा हमने बताया कि हम तो आरक्षण के विरोध में हैं निश्चित रूप से। और विरोध एक अलग बातें हैं। इसमें एक सबसे बड़ा आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग जी, उनको नाम का आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन उनको ना तो एज में रिलैक्सेशन है, ना उनको फी में रिलैक्सेशन है। ये आरक्षण ही आपने इस आधार पर दिया कि वो गरीब है, आर्थिक आधार पर दिया गया ना। जी। तो आपका आधार यही था कि वो इकोनॉमिक जो है बैकवर्ड क्लास है। तो इकोनॉमिक अगर बैकवर्ड क्लास है, उसकी पढ़ाई कठिनाई से हुई होगी, देर से वो पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आयु भी उसकी बढ़ जाएगी, आयु में आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। दूसरा, वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको फी भरने से लेकर के अन्य भी समस्याएं होंगी, तो आपको उसको फीस में रिलैक्सेशन देना चाहिए, आपको यात्रा में देना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट भी किया, लेकिन डीओपीटी उसको लेकर के उसको नहीं लागू किया। इसको लेकर के युवाओं में आक्रोश है इन सब चीजों को लेकर के। और जब पात्र व्यक्ति को आप कहीं रोकते हो तो एक बहुत बड़ा ठेस लगती है, और ये ठेस सिर्फ व्यक्ति को नहीं लगती है, पूरे समाज को लगती है और राष्ट्र को लगती है। राष्ट्र को आप योग्य व्यक्ति नहीं दोगे, आप टेक्निकल चीजों में भी, आप नीट में भी आरक्षण ले आए, इसरो में भी ले आए। माननीय प्रधानमंत्री से इसरो में एक बच्चे ने प्रश्न तो किया था, वो वीडियो वायरल है, आपने भी देखा जी 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 जी। कैसे मुंह छिपा के चले गए थे। हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतने विद्वान प्रधानमंत्री, एक छोटे से बच्चा जो नवांकुर है, हमारे देश का भविष्य है, उसने सारे अपने छात्रों के बीच में कोई प्रश्न कर दिया 40% और 100% के बारे में। जवाब तो देना बनता है, जवाब तो देना बनता है और कार्य भी करना बनता है। और फिर मैं यही बात कहूंगा कि ये पूरी तरह फेल योजना है आरक्षण, और ये लोगों को भ्रमित करने की योजना है। हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है ना, ये समाधान है ही नहीं, ये समाधान है ही नहीं। तो हम जब समर्थ नहीं बना पा रहे हैं ना किसी व्यक्ति को, तो हम उसको अपाहिज बना दे रहे हैं, और उस अपाहिज के माध्यम से हम कितने अपाहिज तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन में भी आप यही चीज कर रहे हो, माइनस मार्क्स पाने वाला रोज आप देख रहे हो, अखबारों में निकल रहा है, रोज रिजल्ट निकल रहे हैं इस तरह के। आप उनको डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, प्रोफेसर बना रहे हो, ये क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मतलब हद हो गई भाई। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन सामान्य मंच ने बहुत सारे गंभीर मुद्दे लेकर के आई है। उम्मीद करते हैं कि ये जन सामान्य मंच सामान्य तक पहुंच सके, जनता की बात समाज तक, समाज की बात सरकार तक पहुंच सके। एक सेतु बनाने का हमारा कार्य है। सरकार अब जिसकी है, आगे जिसकी आए, जो आए, वो इस चीज को समझे, और ये भी समझे कि ना वो परमानेंट इस जगह में, ना उनका पद परमानेंट है। आगे आने वाली पीढ़ियां आएंगी, वो अपने को पीढ़ियों के सामने किस तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं, जी, ये वो लोग समझे, तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।